ओके बच्चों, तो अपनी नई सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। हालांकि आपको पता है मैंने एक ही दिन में तीनों वीडियो रिकॉर्ड किए थे, इसलिए तो मैंने गेटअप भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना। पर जो भी है आपको लगातार एक एक करके हम रोज ये दिए हैं और आगे भी बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। बस याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको शेयर करें। हम भी आपके लिए वही काम कर रहे हैं जो आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि फिर मैं वो बात आपको बता दूं कि आपके सपने और हमारे सपने जुदा नहीं हैं। ओके, तो चलिए आज करते हैं हम आगे। और अगला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न। ओके, आज का पहला प्रश्न देखिए, और वो है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। ऑप्शंस देखिए, पहला है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरा है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। थर्ड ऑप्शन है अनुकरण, इमिटेशन। या चौथा है मॉडलिंग। तो मेरे ख्याल से आराम से कर देंगे आप इस सवाल का जवाब, और वो है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, आपको पता है ना, अगर ऐसा प्रश्न आए, कभी हमने शायद दिया भी होगा आपको कि साहब जिस चिंतन का परिणाम श्रेष्ठ प्रतिक्रिया हो, यानी बेस्ट आंसर है, दैट इज कन्वर्जेंट, वो तो अभिसारी है। लेकिन अपसारी चिंतन क्या है? देखो, जो एक बिंदु पे आके रुक जाए वो होता है कन्वर्जेंट। वो क्या होता है? कन्वर्जेंट। वो होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को केंद्रानुमुख चिंतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रानुमुख चिंतन बोलते हैं। और अभिसारी चिंतन को ही क्लोज एंडेड भी बोलते हैं, बंद सिरा या बंद उत्तर। अपसारी इसका ऑपोजिट है, जो केंद्र से शुरू होकर कहां जाता है? बाहर की तरफ जाता है। तो जो केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है उसको हम इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और यही होता है सृजनात्मक चिंतन, क्योंकि ये केंद्र से बाहर की तरफ जाता है और चारों तरफ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं विविध पक्षीय चिंतन। क्या बोलते हैं? विविध पक्षीय। केंद्र से शुरू होकर चारों तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं ओपन एंड। क्या बोलते हैं? ओपन एंड। तो कभी भी आपको ऐसा मिले कि साहब मुक्त शिरों वाले प्रश्न कौन से होते हैं? अपसारी होते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कौन से होते हैं? अपसारी होते हैं। ओपन एंडेड कौन से होते हैं? अपसारी होते हैं। और अपसारी ही सृजनात्मक होता है। और एक और शब्द आपने सुना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स है, कहीं भी जा सकता है, बॉक्स में बंद नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है, और यही अपसारी होता है। तो अपसारी के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे आप। आउट ऑफ द बॉक्स आए, या मुक्त शिरा आए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आए, या फिर ओपन एंड आए इंग्लिश में, ओपन एंडेड आए इंग्लिश में, या फिर डाइवर्जेंट आए, या अपसारी आए, ये होता है सृजनात्मक चिंतन। चलिए 32 अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, प्रवाह, फ्लुएंसी, लोचशीलता, नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर मौलिकता। तो याद है ना आपको, हम आपको बता चुके हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, और इनके साथ इलेबोरेशन। प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, उत्पादकता नहीं है, इसका तत्व नहीं है, याद रखेंगे। 33 भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? जलोटा ने, बाकर मेहंदी ने, मेहता ने, या फिर भाटिया ने। तो याद रखना, इन तीनों ने बुद्धि परीक्षण बनाए हैं, और बाकर मेहंदी ने सृजनात्मकता का परीक्षण बनाया है। बाकर मेहंदी ने सृजनात्मकता का परीक्षण बनाया है, ध्यान रखना। और बाकर मेहंदी का सृजनात्मकता का परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, परीक्षा में आ सकता है। बाकर मेहंदी, पासी बाकर मेहंदी, नाम सुना है ना? ओके, बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण जो है, इस सृजनात्मकता का परीक्षण है। किसका है? सृजनात्मकता का। ओके, और बाकर मेहंदी सृजनात्मकता परीक्षण में ध्यान रखना, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल दोनों प्रकार के आइटम हैं। वर्बल तो 5 हैं, याद रखना, वर्बल 5 हैं, और माफ करें 4 हैं, वर्बल 4 हैं। वर्बल कितने हैं? 4। वर्बल नॉन वर्बल दोनों हैं, 3 नॉन वर्बल हैं, 4 वर्बल हैं, बस याद रखना इतना। तो वर्बल हैं 4 और नॉन वर्बल हैं
3। वर्बल 4 कौन कौन से हैं देखो। एक नंबर पे है परिणाम सोचो परीक्षण, परिणाम सोचो, कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम सोचो कॉन्सिक्वेंसेज। दूसरा है असाधारण उपयोग, असाधारण उपयोग। पहला है परिणाम सोचो, कॉन्सिक्वेंसेज की बात करेंगे, थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज, बताओ। दूसरा असाधारण उपयोग, जिसको कहते हैं असाधारण उपयोग, अनयूज। असाधारण उपयोग को क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे उपयोग, अनयूज से बन गया ना, अनयूज, असाधारण उपयोग, अनयूजुअल, यस, अनयूजुअल, अनयूजुअल यूसेज। और ये है कॉन्सिक्वेंसेज। तो पहला है परिणाम सोचो कॉन्सिक्वेंसेज, दूसरा अनयूजुअल यूजेस, तीसरा है न्यू रिलेशन, जिसको बोलेंगे नवीन संबंध, यस, नवीन संबंध, न्यू रिलेशंस, नए रिलेशन बनाओ साहब। कैसे रिलेशन बनाने बताता हूं, अभी ध्यान देना, न्यू रिलेशंस। और चौथा और अंतिम है प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तो ये 4 वर्बल आइटम्स हैं बाकर मेहंदी परीक्षण में, जो सृजनात्मकता का प्रमुख भारतीय परीक्षण माना जाता है, भारतीय परीक्षण माना जाता है। और इसमें 4 है परिणाम सोचो कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा असाधारण उपयोग अनयूजुअल यूजेज, तीसरा नवीन संबंध न्यू रिलेशन, और चौथा है उत्पादन उन्नति, यस, उत्पादन उन्नति, उत्पादन उन्नति। तो देखो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लें आप। परिणाम सोचो में क्या है, परिणाम सोचो में आपके सामने ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे कि साहब अगर आपके पंख लग जाएं तो, अगर मनुष्य की हाइट 1 फीट हो जाए तो, अगर विद्यालय के टायर लग जाएं तो, अगर घर्षण बल खत्म हो जाए तो आपको अब इसके आपका बियॉन्ड द लिमिट, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जाएगा। आप जवाब देंगे साहब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। असाधारण उपयोग अनयूजुअल यूजेस किसी भी चीज के, जैसे पत्थर के उपयोग बताओ, पत्थर, कलम के उपयोग, आपको पता है ना कलम का उपयोग कितना फेमस है, यूज ऑफ क्लॉथ, कपड़े का उपयोग बताओ। तो कलम लिखने के काम आती है तो साधारण उपयोग, लेकिन असाधारण और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं कलम के, तो पता है ना, कलम पंचिंग करने के काम आ सकती है, कैलेंडर टांगने के काम, कील की जगह काम में ले सकते हैं, कलम से इंडिकेटर कर सकते हैं, कलम से लड़कियां हेयर बैंड बना सकती हैं, सीटी बजा सकते हैं, जाने क्या क्या हो सकता है, बच्चों को गिनना सिखा सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, कलम से पता नहीं गुब्बारे फुला सकते हैं, कलम से स्ट्रो के रूप में काम में ले सकते हैं, कैसा भी कुछ भी बता सकते हो। पत्थर के उपयोग क्या है, कपड़े के उपयोग क्या है, तो ये असाधारण उपयोग हो गया, ठीक है। नवीन संबंध न्यू रिलेशन, नए संबंध बनाओ, जो भी आपको दिख रहा है ना, कोई 2 चीजों को जोड़ दो। जैसे इन्होंने एक तो बोला है घर पेड़ संबंध, घर पेड़ मतलब ट्री और हाउस का क्या रिलेशन हो सकता है, तो रिलेशन बनाओ। एक स्टेयर और चेयर का है, सीढ़ी कुर्सी संबंध, सीढ़ी और कुर्सी, तो सीढ़ी और कुर्सी में संबंध बनाओ साहब, सृजनात्मकता आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे ही उत्पादन उन्नति, उत्पादन उन्नति में है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई भी एनीथिंग, मार्कर भी है आप मान लो, तो इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं इसके, तो आपके सृजनात्मक विचार आएंगे, अपसारी चिंतन होगा, आइडियाज आएंगे। तो वर्बल 4 आइटम है, याद रखना, परिणाम सोचो कॉन्सिक्वेंसेस, असाधारण उपयोग अनयूजुअल यूजेस, नवीन संबंध न्यू रिलेशन बनाइए, उत्पादन उन्नति। और 3 है नॉन वर्बल, वो सिंपल है। नॉन वर्बल कितने हैं, 3, नॉन वर्बल 3 आइटम है। तो याद रखना, बाकर मेहंदी परीक्षण भारतीय महत्वपूर्ण परीक्षण है जो सृजनात्मकता के लिए किया जाता है, और इसमें 4 वर्बल और 3 नॉन वर्बल आइटम है। ये परीक्षा में पूछा गया कई बार, 4 वर्बल और 3 नॉन वर्बल आइटम है। नॉन वर्बल में क्या है, नॉन वर्बल में पहला तो है आपका एलिप्स, अर्धवृत्त, यस, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त समझते हो ना ये, तथा चतुर्भुज, चतुर्भुज जानते हो, ठीक है, कैसा भी, अर्धवृत्त तथा चतुर्भुज से चित्र बनाओ, ठीक है। दूसरा है रेखाओं से चित्र बनाओ, रेखाओं से चित्र बनाओ। और तीसरा है वापस वही
7 अर्धवृत्त व 7 त्रिभुज, 7 अर्धवृत्तों व 7 त्रिभुजों से चित्र बनाओ। ठीक है ना, तो इनमें चित्र बनाना होता है। ठीक है, आप आराम से समझ सकते हो इसको, इजीली, कोई दिक्कत आएगी नहीं। यानी अर्धवर्त और चतुर्भुज, अब आप इससे कोई भी चित्र बना सकते हैं साहब, कैसा भी बना सकते हैं ना, जैसे आजकल आप बनाते भी हैं। अर्धवर्त से चित्र बनाओ साहब, तो कोई भी चित्र, ये कैप कर सकते हैं, किसी की कैप कर सकते हैं। ठीक है, ये आंखें हो गई साहब, है ना, कोई कुछ भी हो गया, तो अर्धवर्त से चित्र बना सकते हैं। कैसा भी, इधर भी ले जा सकते हो आप, कोई भी चित्र बना सकते हो, गाड़ी बना सकते हो, इसे कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, वैसे इससे वैसे रेखाओं से चित्र, रेखाएं भी कैसी भी हो सकती हैं। ठीक है ना, ये रेखाएं हैं, आप इनसे कोई चित्र बनाओ, कोई बना सकते हो। ये रेखाएं हैं, आप इनसे कोई चित्र बना सकते हो। ठीक है, ये रेखा है, कोई चित्र बना सकते हो। तो इनसे चित्र बनाएंगे, मोस्टली तीनों में यही है, चित्र बनाना है साहब। यहां त्रिभुजों से चित्र बनाना है, 7 त्रिभुज दे दी, आप जोड़ के चित्र बनाओ, आपकी मर्जी है, कैसे भी उल्टा तिरछा आगे पीछे जोड़ दें। तो महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, बाकर मेहंदी बुद्धि परीक्षण भारतीय बुद्धि परीक्षण है, तो सृजनात्मकता का बुद्धि परीक्षण है। और इसमें याद रखना, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आइटम्स है। 4 वर्बल आइटम है, 5 नॉन वर्बल है। वर्बल आइटम में 4 जो वर्बल आइटम है आपके सामने, परिणाम सोचो, असाधारण उपयोग, नवीन संबंध और उत्पादन उन्नति। सुझाव दें कि इसको और बेहतर, बोतल है, इस बोतल को और बेहतर कैसे बना सकते हो आप, ये सुझाव दें। नॉन वर्बल में मैं आपको बता चुका हूं, 3 आइटम हुए अपने। पहला तो अर्धवर्त और चतुर्भुज से बनाए, एक रेखाओं से बनाए, एक 7 त्रिभुज और 7 आपके अर्धवर्त से आपको क्या बनाना है, चित्र बनाने हैं। तो क्या प्रश्न था? भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? बाकर मेहंदी ने की साहब। इसमें 4 वर्बल आइटम हैं, 4 वर्बल एंड 3 नॉन वर्बल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न अब है इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत प्यारी सी एक चीज है, एबिलिटी है हम सब में, जो हमें जिंदगी में सफलता दिलाती है। याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि की जब बात आए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, संवेगात्मक बुद्धि की जब बात आए तो कुछ चीजें क्लियर करनी है। मुझे याद है फर्स्ट ग्रेड में ऐसा प्रश्न पूछा गया कि सब संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन कौन है, तो याद रखना पहला नाम आएगा थॉर्नडाइक। आपको पता है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें उन्होंने एक सामाजिक बुद्धि बताया ना, तो सामाजिक बुद्धि को बता के थॉर्नडाइक भी संवेगात्मक बुद्धि के प्रमोटर्स के क्लब में शामिल हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है हावर्ड गार्डनर। और हावर्ड गार्डनर ने, हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि हावर्ड गार्डनर ने जो मूलतः 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, उसी में उन्होंने 2 प्रकार बताए थे। एक तो अंतःवैयक्तिक यानी खुद को समझने वाली बुद्धि, और एक अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों को समझने वाली बुद्धि। तो ये जो 2 प्रकार थे, 2 फ्रेम्स थे उनके अनुसार, एक इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बता के हावर्ड गार्डनर भी इस क्लब में शामिल हो गए साहब, हो गए ना। आपको पता है साइकोलॉजिस्ट में खुद को समझने वाली और दूसरों को समझने वाली दोनों बुद्धि होती है, यह हावर्ड गार्डनर ने बताया। ठीक है, इसी तरह से संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक के रूप में 2 नाम याद रखने हैं। पहला नाम है पीटर सेलोवी, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, और दूसरा नाम है जॉन मेयर। तो सेलोवी और मेयर, यहां गलती नहीं करेंगे। बहुत से लोग डेनियल गोलमैन का नाम बताते हैं, जो कि गलत है। डेनियल गोलमैन ने प्रसिद्ध किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी प्रसिद्ध बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, बेस्ट सेलर रही थी। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस में उनकी बुक थी। लेकिन पीटर सेलोवी और जॉन मेयर इसके प्रतिपादक थे। इन्होंने 1990 में पहली बार दुनिया को बताया था कि साहब संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। और खास बात है, सेलोवी और मेयर की 1990 में एक बुक आई थी, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इनकी एक बुक आई थी 1990 में, और पहली बार इन्होंने दुनिया को 1990 में बताया था। गोलमैन की बुक 95 में आई थी। गोलमैन का मॉडल भी है, इनका मॉडल भी है, उसकी भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं। और एक इनकी दूसरी बुक है, व्हाट इज, याद रखना एक टर्म, EI इमोशनल इंटेलिजेंस है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इनकी दोनों प्रसिद्ध किताबें हैं, सेलोवी और मेयर, दुनिया को पहली बार उन्होंने बताया। इसके अलावा भी कुछ नाम और आएंगे। डेनियल गोलमैन निश्चित रूप से नाम आएगा, डेनियल गोलमैन भी इससे संबंधित हैं, क्योंकि डेनियल गोलमैन ने 1995 की वो बेस्ट सेलर बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संवेगात्मक बुद्धि जिंदगी में सफलता दिलाती है। 80% सफलता का रोल संवेगात्मक बुद्धि से होता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से श्रेष्ठ क्यों? इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन इंटेलिजेंस, मोर देन IQ, ये डेनियल गोलमैन का काम था। डेनियल गोलमैन
ने संवेगात्मक बुद्धि के भी बहुत सा काम किया है, प्रसिद्ध किया है, चमकाया है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, जैसे बारोन है, परिभाषा भी दी है, कारूसो हैं। तो ऐसे सब लोग संवेगात्मक बुद्धि से, एक मॉडल हमने आपको ट्रेट मॉडल बताएंगे हम, पिट्राडाइस, तो ये सब लोग संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। सवाल क्या था? ओके, निम्न में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना। तो ध्यान देंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, पीटर सेलोवी, और कहीं बुक में और कहीं दूसरी जगह भी आपको एक करेक्शन मिल सकता है, सेलोवी और मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि का एक मॉडल दिया था दरअसल, और वो मॉडल जो है एबिलिटी मॉडल, उस मॉडल में उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के 4 ही तत्व बताए हैं। तो याद रखना, सेलोवी और मेयर ने 4 तत्व बताए। सेलोवी और मेयर ने कितने बताए? 4 तत्व बताए, और चारों तत्व हमने यहां पे लिए हैं, जिसमें खुद के संवेगों का प्रत्यक्षण है, उनको समझना है, उनको एक इंटीग्रेटेड करना है, सही तरीके से उपयोग करना है। तो सेलोवी और मेयर ने 4 तत्व बताए हैं साहब। गोलमैन ने 5 बताए हैं, और गोलमैन वाले बहुत खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा मैं आपको। इन्होंने 5 बताए हैं, एक ये ध्यान रखना। तो उद्यमी सामर्थ्यता कहीं नहीं है, तो ऑप्शन 1 उद्यमी सामर्थ्यता, यानी बिजनेस में आप टॉप क्लास पे जाएं, ये तत्व इन्होंने बताया नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन बोला है इन्होंने, परानुभूति सेलोवी मेयर का नाम नहीं है, किसी ने भी बताया है तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व है। परानुभूति होती है एम्पैथी, दूसरों को समझना, दूसरों की फीलिंग को समझना। सहानुभूति नहीं है, ध्यान रखना, परानुभूति है। परीक्षा में सहानुभूति भी ऑप्शन आया तो सहानुभूति नहीं होगा, परानुभूति होगा। संबंधों को संचालित करना, यह भी होता है। संवेगों को व्यवस्थित करना होता है, संवेगों को ठीक तरीके से व्यक्त करना होता है। संवेगों का दमन करना आ गया तो वो गलत हो जाएगा, संवेगों को उत्तेजित करना आ गया तो गलत हो जाएगा। दूसरों के संवेगों को समझना सही होगा, पर दूसरों के संवेगों को हम प्रभावित नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा तत्व नहीं है? 1 नंबर उद्यमी सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन भी है, एम्पैथी भी है, हैंडल द रिलेशन भी है। ओके, अगला प्रश्न, मैंने सारे प्रश्न लिए, चिंता नहीं करें आप। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक कौन है? तो ये है डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन की वो बुक तो आप सभी जानते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाई इट कैन मैटर, व्हाई इट कैन मैटर, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, मोर देन IQ बेस्ट सेलर रही है, 1995 में आई थी, और इसका रिवाइज एडिशन 1998 में आ गया था। अपनी बोर्ड की बुक में दोनों डेट्स दे रखी हैं, चिंता नहीं करें। तो ये डेनियल गोलमैन ने लिखी थी, जिसको दुनिया जानती है, पर वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेनियल गोलमैन ने लिखी है, ये भी आप जानोगे, ध्यान रखोगे इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट। मेयर 2008 द्वारा दी गई सामवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नलिखित में से क्या समाहित नहीं है? आ गई ना बहुत अच्छी बात। क्या समाहित नहीं है, क्या शामिल नहीं है? दूसरों के संवेगों को ठीक से पढ़ना, आत्म प्रेरणा, अपने संवेगों का नियमन व नियंत्रण करना, दूसरों को अभिप्रेरित करना। तो ध्यान दें, दूसरों के संवेगों को, एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो देखो हम बता दें आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस में 2 चीजें हैं, इमोशंस भी हैं और इंटेलिजेंस भी है। यानी कभी आपने ऐसा सोचा कि आपने आज तक जो भी काम किए हैं, इवन मैं खुद भी कई बार सोचता हूं कि मैंने जो भी किया है आज तक, आपने जो भी किया है, जो भी फैसले लिए हैं, आप मुझे बताएंगे आपने किसकी सुनी, दिल की या दिमाग की? आपने चाहे जिसकी भी सुनी हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी बैठ के आप लिखना कि साहब कौन से वो फैसले जो आपने दिमाग से लिए थे और कौन से वो फैसले आपने जो दिल से लिए थे ज्यादा फ्रूटफुल थे, ज्यादा सफलता दिलाई, दिल वालों ने कि दिमाग वालों ने? यही नहीं, इतना भी हमको ध्यान रखना है कि कभी आपने बैठ के ये सोचा कि मुझ में क्या ज्यादा है, क्या कम है, कौन से इमोशंस ज्यादा हैं, कौन से कम है? आप में गुस्सा ज्यादा है तो आप याद करें, आपके इस गुस्से ने और क्रोध ने आपको कितनी बार सफलता से महरूम कर दिया। नहीं, आप पता नहीं कहां होते। आप में प्रेम ज्यादा है, करुणा ज्यादा है, हर किसी की दया आती है आपको, हर किसी पे आप न्यौछावर हो जाते हैं। सोचिए कि आप में प्रेम इतना ज्यादा था, काश इतना ज्यादा प्रेम ना होता, तो जिनको आपने प्रेम किया वो आज इतने आगे चले गए और तुम इतने पीछे ना होते। तो हमने कभी इन पे गौर नहीं किया। कितनी बड़ी बात बताई सेलोवी मेयर, डेनियल गोलमैन जैसे लोगों ने कि साहब हम अपने इमोशंस को समझें और उनको सही तरीके से व्यक्त करें। क्योंकि आपने पता है ना, बरसों पुराना वो स्टेटमेंट अरस्तु का, क्या स्टेटमेंट है?
अरस्तु का एक स्टेटमेंट है कि क्रोध करना तो आसान है, क्रोध करना तो आसान है, लेकिन सही मात्रा में, सही समय पर, सही व्यक्ति के विरुद्ध और सही तरीके से क्रोध करना बड़ा मुश्किल है। और जिसने ये जान लिया, मान लो संवेगात्मक बुद्धि है उसमें और सफलता मिलेगी उसको। इसको ट्रेन किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, हम अपनी पास्ट की गलतियों को आगे ठीक कर सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार सी टर्म दी है संवेगात्मक बुद्धि, जिसके लिए शुक्रगुजार हैं हम सेलोवी, मेयर, गोलमैन जैसे लोगों के। ओके, तो दूसरों के संवेगों को ठीक से पढ़ना, ठीक करना नहीं है, पढ़ना, यानी दूसरों के संवेगों को पढ़ना परानुभूति है, एम्पैथी है, ये तो जरूरी है। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, पता है सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? कहते हैं ना कि साहब वो लड़का सेल्फ मोटिवेटेड है, इसका मतलब उसका हर कदम उसकी मंजिल की तरफ है। आपने सुना है ना कि अगर आपका हर कदम आपकी मंजिल की तरफ हो तो सारी कायनात शिद्दत से आपको मंजिल से मिलाने में लग जाएगी। कई बार आपने पढ़ा ना, अपने अपने उसमें लिख लो, बेडरूम में लक्ष्य लिख लो, सोते जागते उसको पढ़ा करो। वो इसीलिए तो है कि आप भटके नहीं, आपका हर कदम आपके मंजिल की तरफ हो। उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अपने संवेगों का नियमन, बिल्कुल रेगुलेशन भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। कंट्रोल का मतलब दमन नहीं है, रेगुलेट करना है। दूसरों को अभिप्रेरित करना ये नहीं होता साहब, संवेगात्मक बुद्धि में दूसरों को अभिप्रेरित नहीं कर सकते हम। तो फोर्थ वन राइट आंसर है 38। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहला है संवेग को अनुभव करना, पहला तत्व। यह दरअसल परिभाषा किसने दी? तो मेयर एवं सेलोवी, सेलोवी एवं मेयर, ओके की बात है। जॉन मेयर और पीटर सेलोवी, इन दोनों ने यह परिभाषा दी है, तो राइट आंसर ए हो गया। पर यहां आप समझ लें, इनका जो मॉडल है उसमें उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के 4 स्टेप, 4 तत्व बताए हैं। ये ध्यान रखना, कहीं पुरानी जगह आप 5 पढ़ते हो तो याद रखना सेलोवी मेयर 4 और डेनियल गोलमैन 5। ओके, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में दे दिया ना, 4 क्षेत्र, तो 4 क्षेत्र याद रखिए। पहला है संवेगों को अनुभव, संवेग अनुभव करना। दूसरा है इसे विचार में एकीकृत करना, विचार के साथ मिला देना, इमोशंस को एकीकृत करना, मतलब कई संवेग होंगे तो हम उनको बैलेंस करके एक इंटीग्रेटेड करेंगे। इसे समझना और प्रबंधित करना, तो 4 बातें हो गई ना। पहला तो अनुभव करना, दूसरा विचारों के साथ एकीकृत करना, तीसरा समझना और चौथा प्रबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा किसने दी? मेयर और सेलोवी ने दी। नेक्स्ट, डॉट डॉट डैश ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की। अब देखो, भावनात्मक बुद्धि बात वही है हिंदी में, संवेगात्मक बुद्धि वही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आपको पता है संवेगात्मक बुद्धि की मापन इकाई क्या है? वो है EQ। वो क्या है? EQ। स्केल मापन की अलग हो सकती है, तो कारूसो ने दी है, मेयर और सेलोवी ने भी दी है, ठीक है। पर ऐसा प्रश्न पूछे संवेगात्मक बुद्धि की मापन इकाई है तो हमको बोलना है EQ। और EQ दरअसल क्या है? E से बनता है इमोशनल, इमोशनल की स्पेलिंग E से है, तो इमोशनल कोसेंट। कौन सा कोसेंट? इमोशनल कोसेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EQ। याद है आपको, EQ 2 जगह काम आएगी। इमोशनल कोसेंट है तो संवेगात्मक बुद्धि की मापन इकाई, और एजुकेशनल कोसेंट है तो बर्ट साहब ने पिछड़े बालक के लिए बताई थी ना, 85 से कम EQ होती है, वो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं। तो शैक्षिक लब्धि भी EQ है और संवेगात्मक बुद्धि भी EQ है, संवेगात्मक लब्धि भी EQ है। ओके, एक ही दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, थर्ड वन, लेकिन कंटिन्यू रहेगा परीक्षा तक, चिंता नहीं करें। ओके, तो किसने भावात्मक बुद्धि परिभाषित किसने की थी? गार्डनर और स्टर्नबर्ग। देखो, गार्डनर का नाम तो है, संबंधित कौन है तो फिर गार्डनर आ ही जाएगा ना, पर स्टर्नबर्ग है। डेनियल गोलमैन, डेना जोहर, पीटर सेलोवी और जॉन मेयर। पहली बार बोला तो हमेशा याद रखना पीटर सेलोवी और जॉन मेयर आएगा, गोलमैन नहीं आएगा। 1990 में इन्होंने कमाल का काम किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सांवेगिक बुद्धि की विमा नहीं है? देखो, कभी संवेगात्मक बुद्धि, कभी सांवेगिक बुद्धि, कभी भावात्मक बुद्धि, लेकिन बात होगी इमोशनल इंटेलिजेंस की। कौन सी की? इमोशनल इंटेलिजेंस की, जिसमें संवेग और बुद्धि दोनों मिलते हैं, बैलेंस होता है। कौन सी विमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सांवेगिक बुद्धि की विमा नहीं है? पहला है सांवेगिक सामर्थ्यता, इमोशनल एबिलिटी। दूसरा सांवेगिक दुर्लभता,
तीसरा सामवेगिक परिपक्वता, परिपक्वता। चौथा सामवेगिक संवेदनशीलता। ओके, बताइए अब क्या बताएंगे? चलिए, संवेदनशीलता मतलब इमोशंस के प्रति सेंसिटिविटी तो रखेंगे ना हम, नहीं तो फिर हम समझ अपने इमोशंस के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है, दूसरे के इमोशंस को क्या जानेंगे फिर हम? तो संवेगिक संवेदनशीलता तो जरूरी है, इमोशनल मैच्योरिटी भी जरूरी है, संवेगात्मक रूप से परिपक्व होना जरूरी है ना। हम कब कब संवेग व्यक्त करें, कहां व्यक्त करें, सही समय पर सही मात्रा में, पता है ना, तो ये जरूरी होता है। एक है सामवेगिक दुर्लभता, एक है सामवेगिक सामर्थ्यता। तो सामर्थ्यता का मतलब यहां पे और कोई सामर्थ्यता नहीं है, जैसे उद्यमी सामर्थ्यता तो इसका तत्व नहीं होगा, पर संवेगों की सामर्थ्यता यानी संवेगों की भी तो एबिलिटी होती है ना, तो वो इसका जरूर हिस्सा है। सामवेगिक दुर्लभता यानी इसको कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि साहब कोई दुर्लभ ऐसे इमोशंस हैं जो किसी किसी में पाए जाते हैं, या दुर्लभ चीज है इमोशंस, कभी कभार कोई दिखा आया, तो वो दरअसल सामवेगिक बुद्धि की विमा नहीं हो सकती। तो इमोशनल एबिलिटी सामवेगिक सामर्थ्यता इसकी विमा है, सामवेगिक परिपक्वता इमोशनल मैच्योरिटी भी है, और इमोशनल सेंसिटिविटी भी है, तो सामवेगिक संवेदनशीलता। सामवेगिक दुर्लभता इसका आंसर हो जाएगा 41। देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित है संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता मॉडल? तो एबिलिटी मॉडल ध्यान रखना, एबिलिटी मॉडल, एबिलिटी मॉडल देने वाले कौन है? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर, जिसमें उन्होंने चार क्षेत्र बताए हैं, चार विमाएं बताई हैं। संवेगात्मक बुद्धि का शील गुण प्रारूप, ट्रेट्स मॉडल बोलते हैं इसको, ट्रेट्स मॉडल, और ये देने वाले हैं केवी पेट्राइडस, राइट है। संवेगात्मक बुद्धि का मिश्रित प्रारूप, मिक्स्ड मॉडल, ये देने वाले हैं डेनियल गोलमैन, ये भी राइट है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? उपयुक्त सभी। यहां पे मैं आपको डेनियल गोलमैन का एक मॉडल बताता हूं, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व उन्होंने बताए। वैसे संवेगात्मक बुद्धि के तत्व केवल इतना पूछें तो 5 तत्वों की हम बात करते हैं। एक नंबर पे है आत्म अवगतता। क्या है? आत्म अवगतता, जिसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, अपने संवेगों को समझिए, सेल्फ अवेयरनेस, आप में क्या ज्यादा क्या कम। आत्म अवगतता के बाद में है आत्म प्रबंधन, अपने संवेगों को मैनेज करें, कहां पे कौन सा इमोशन काम का है, कौन सा नहीं है, इसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तीसरी विमा है, तीसरा तत्व है, ये दरअसल मैं आपको बता रहा हूं मिक्स्ड मॉडल, मिक्स्ड मॉडल, आत्म प्रबंधन, अपने संवेगों को प्रबंधित करें। और तीसरा है आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरणा या आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी, भटक जाएंगे हम। आपको पता है ये पहले जो 3 तत्व हैं, 3 विमाएं हैं, ये है अंतःवैयक्तिक विमाएं। ये खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अंतःवैयक्तिक, व्यक्ति के अंदर की हैं, हमारे खुद की हैं, इनको बोलते हैं अंतःवैयक्तिक। और बाद वाली 2 होंगी अंतर्वैयक्तिक। क्या होंगी? अंतर्वैयक्तिक विमाएं। 4 नंबर पे परानुभूति, परानुभूति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पैथी। क्या बोलते हैं? एम्पैथी, परानुभूति, एम्पैथी। और 5 नंबर पे संबंधों का संचालन, संबंध संचालन, संबंध संचालन जिनको बोलते हैं हैंडल द रिलेशन, हैंडलिंग द रिलेशंस, हैंडलिंग द रिलेशंस। तो आत्म अवगतता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन, ये तीनों है अंतर्वैयक्तिक। परानुभूति और संबंध संचालन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरों के बारे में। तो इनके बारे में मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। परानुभूति, सामने वाले के संवेगों को समझना। देखो कितनी बड़ी एक कला है। अगर हम सामने वाला हमको नहीं चाहता और हमें लगता है कि वो हमको चाहता है, तो हम उसके सामने जमे बैठे हैं, तो कितनी बड़ी बेवकूफी है, हम उसकी नजरों में और गिरते जा रहे हैं। जब हमको ये एहसास नहीं कि वो नहीं चाहता, या हो सकता है सामने वाला हमको चाहता हो लेकिन हमको पता ही नहीं लगा, तो फिर वो पत्थर से दिल लगाया, कोई मतलब नहीं है। किसी के घर में भी हम जाते हैं ना मेहमान बन के, तो वो उनके आपको पता लग जाता है ना कि सब वो चाहते हैं कि आप रुको, या वो चाहते हैं कि तुम जाओ, या लेकिन फिर भी जमे बैठे रहते हैं, तो हम गिर गए ना। परानुभूति, दूसरों के फीलिंग्स को समझो, वो बताएंगे थोड़ी बोल के, आपको समझना होगा। इसी तरह से संबंध संचालन, हैंडल द रिलेशन। तो याद रखना, जिंदगी में या तो रिलेशन बनाए नहीं किसी से, और बनाए तो फिर उनको तोड़े नहीं। संबंध निभाना बड़ी बात होती है। याद है आपको, आपके बचपन का, स्कूल का कोई दोस्त आज कहां है आपको पता ही नहीं है।
कॉलेज का कोई फास्ट फ्रेंड या कुछ ऐसे रिलेशन आपके थे जो बहुत क्लोज थे, लेकिन आज पता नहीं वो कहाँ है, क्योंकि टूट गए। आप बोलेंगे साहब हम क्या करें, वो सामने वाले ऐसे थे, तो आपकी भी तो गलती है, आपने ऐसे संबंध क्यों बनाए फिर? तो या तो संबंध बनाने नहीं बनाए तो उनको निभाना। तो ये 5 तत्व बहुत महत्वपूर्ण मिक्स मॉडल में। पहला आत्म अवगतता, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। तीसरा आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। चौथा परानुभूति, इंपैथी। और पांचवा संबंध संचालन। देखो मैं इसके बाद अगले वीडियोस में मूल्यांकन, सीसी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग, ग्रेडिंग्स और बहुत बेहतरीन कुछ चीजें मेथड्स की भी आपके लिए लेके आऊंगा रीड से पहले पहले। बस आप अपना दस्तूर निभाते जाइए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में कौन सा गलत है? गलत है। पहला है संतुलन प्रदान करता है, तो बिल्कुल करता है साहब। समस्या समाधान करता है, तो बिल्कुल करता है साहब। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर ही चलता है साहब ये तो। चौथा और देख लो, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। गलत है ऑप्शन नंबर 3, सी राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि समायोजन तो निरंतर चलता है। समायोजन तो अधिगम की भी एक प्रक्रिया है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। प्रक्षेपण, बाधा निराकरण, शोधन या प्रतिगमन। तो देखो याद रखना, प्रत्यक्ष उपाय, प्रत्यक्ष विधियां हैं 4 और एक प्रश्न आता है इनमें। पहला है बाधा निवारण। बाधा निवारण, आपके सामने मंजिल है, मंजिल दिख रही है, लेकिन रास्ते में बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, तो हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, दूर कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन पता लगा साहब उस मंजिल के का जो रास्ता है, जिसकी बाधाएं हम हटाने की सोच रहे हैं, वो बाधाएं हटना असंभव है। मेरे शब्दों पर गौर करना, असंभव है। तो फिर हम उस रास्ते से मंजिल पे नहीं जा सकते, इसलिए हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो दूसरा है वैकल्पिक रास्ते का चुनाव। किसका चुनाव? वैकल्पिक रास्ते का चुनाव, वैकल्पिक क्रियाविधि का चुनाव। चूज द अनोदर प्रोसीजर, चूज द अनोदर पाथ। मान लो दूसरा रास्ता बना ही नहीं, तो फिर उस मंजिल को भूलना होगा, पर मंजिल को भूल के कोई तनाव मुक्त नहीं रह सकता, इसलिए मंजिल दूसरी ढूंढ लेंगे हम। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तो नहीं तो और सही, थर्ड ग्रेड नहीं तो सेकंड ग्रेड सही, ऐसा ही सही। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, इसको बोलते हैं लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूट द गोल्स। और चौथा है विश्लेषण व निर्णय। विश्लेषण करके निर्णय लें। ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ये 4 जो स्टेप्स हैं, ये प्रत्यक्ष विधियां हैं, ये प्रत्यक्ष उपाय हैं, और ये सब होता है चेतन रूप से। लेकिन वो तमाम बातें जिनको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, वो सब होती है अचेतन रूप से। ये खास बात है और बहुत खास बात है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, तो बाधा निवारण एक आया है जो इसकी प्रत्यक्ष विधि है। प्रक्षेपण तो आप जानते हो ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रक्षेपण में सामने पड़ोसी से नफरत क्यों करते हो? क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, ये प्रक्षेपण है। शोधन सर्वोत्तम रक्षा युक्ति है, बता चुका हूं। प्रतिगमन फ्लाइट टू चाइल्डहुड है, बच्चे बन जाओ। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है किसका? कमजोर का। 2 बातें हो गई, कई बार हम कमजोर की जगह मानसिक स्वास्थ्य पढ़ लेते हैं, कमजोर को भूल जाते हैं, या नहीं को भूल जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, इसका मतलब कौन सा? चारों में एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो। कमजोर है उसका नहीं है, इसका मतलब 3 अच्छी बात आएगी। पहला है भावनात्मक अस्थिरता। तो भावनात्मक अस्थिरता अच्छी बात है कि खराब बात है साहब, इसलिए तो कमजोर का लक्ष्य है। दूसरा, निर्णय लेने की योग्यता का अभाव है योग्यता का, यह भी खराब बात है। काल्पनिक दुनिया में रहना, यह भी तो खराब है। समायोजन की क्षमता, यह अच्छी बात है, जो इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट। किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर निकालने का, किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि कहलाती है शोधन, सावेगिक विरेचन, विस्थापन या फिर दमन। किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि कहलाती है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। शोधन है कि सावेगिक विरेचन है कि विस्थापन है कि दमन है, तो यहां आप कंफ्यूज नहीं हो। सर्वोत्तम विधि अगर पूछ लें, अप्रत्यक्ष विधि पूछ लें, तो निश्चित रूप से शोधन आता है। लेकिन देखो, मैंने आपको बोला था कि एक क्लू याद रखना हमेशा, शोधन भी ये है, विस्थापन भी है, दमन भी है, एक अलग है। द ओड वन इज द राइट आंसर।
सामवेगिक विरेचन इसका सही जवाब है। एक्चुअली क्या है सामवेगिक विरेचन? सामवेगिक विरेचन है इमोशनल, एक शब्द आएगा ध्यान रखना, इमोशनल कैथारसिस, आपने सुना होगा इमोशनल कैथारसिस। कैथारसिस शब्द सुना है, फ्राइड ने खूब यूज किया, साइको एनालिटिकल मॉडल में यूज किया उन्होंने। वास्तव में इमोशनल कैथारसिस जो देने वाले थे वो वही थे, आपको कहानी याद है, लड़की डॉक्टर, प्रेम हुआ, पांव टच किया, बाद में ट्रेजेडी हुई, बीमार हुई, पैरालिसिस हो गया, हिस्टीरिया हो गया, पांव सुन्न हो गया, याद है ना? वो ब्रेरर थे, ब्रेरर, फ्राइड के कलीग ब्रेरर, इन्होंने यूज किया था पहली बार हिस्टीरिया वगैरह के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली अचेतन मन में जो भी खराब चीजें चल रही होती है ना, खराब का मतलब जो भी दुश्चिंताएं हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अनफुलफिल्ड इच्छाएं हैं, तो वो अचेतन में भरी रहती हैं। तो इनको फिर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से बाहर निकालता है, और बाहर निकालता है तो फिर कुछ पॉजिटिविटी आती है। जैसे डिवोर्स हो रहा है, बहुत दिनों साथ रहे जीवन साथी के, डिवोर्स हो गया, तो फिर वो कुछ जैसे मोनालिसा बना दी ना उन्होंने, लियोनार्डो डा विंसी ने, तो फिर कुछ पेंटिंग में चला गया साहब, ठीक है ना? तो एक तरीके से सब्लिमेशन के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं आप, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें इमोशंस को, कॉन्फ्लिक्ट को जो अनकॉन्शियस माइंड में थे उनको हम बाहर निकालते हैं, कुछ लोग म्यूजिक के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है ना? ये एक शॉर्ट टाइम है, इसका लॉन्ग टर्म हो सकता है आपका सब्लिमेशन, ठीक है ना? शॉर्ट में उसी समय कोई पेंटिंग करता है, उसी समय कोई म्यूजिक में अपने आप को ढाल देता है, उसी समय कोई दोस्तों से बातचीत करने लग जाता है, उसी समय कोई लेख लिखने लग जाता है ना? उसी समय कोई फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिस, उस कई बार आपने देखा ना, उसी समय पसीना निकाल रहा है, वो पुशअप कर रहा है ना? तो उन चीजों को उस रूप में बाहर निकाल रहा है। तो दूसरे तरीके से बाहर निकालना और पॉजिटिविटी लेके आता है वो, इसको बोलते हैं सामवेगिक विरेचन, इसको बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस, और ये अभिव्यक्त करने की एक विधि है। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? फिर वही वाली बात है, कुसमायोजन है और सामाजिक कारण नहीं है। सामाजिक कारण नहीं है, पहला ऑप्शन है समाज में प्रचलित अन्याय, दूसरा ऑप्शन निर्योग्यता, डिसेबिलिटी, तीसरा विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण, चौथा है सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल टेंशन। ओके, तो देखो मैं फिर आपको एक क्लू दे दूं, सामाजिक कारण नहीं है, यानी कुसमायोजन के सभी कारण है, ठीक है ना? तो सामाजिक कारण, समाज में प्रचलित अन्याय सामाजिक कारण ही होगा, सांप्रदायिक तनाव सामाजिक है, विद्यालय का वातावरण सामाजिक है, निर्योग्यता पर्सनल है। बात समझ में आ रही है? समझे क्या मेरी बात? यानी एक ये है अंतःवैयक्तिक, बाकी अंतर्वैयक्तिक है। इस बात पे, इस कॉन्सेप्ट पे जरूर कोई ना कोई बात आएगी परीक्षा में, ध्यान रखना। इंट्रा इंटर। ओके, नेक्स्ट 47th। अगला प्रश्न है, कौन सा युक्ति का प्रकार नहीं है? रक्षा, शोधन, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन बताया था हमने आपको। पश्चगमन, ये एक्चुअली क्या है? रिग्रेशन है, रिग्रेशन। एक किशोर का घुटनों के बल चलना, बड़े बच्चे का अंगूठा चूसना, हम भी अगर बच्चे होते, रिग्रेशन। शोधन पता ही आपको, प्रेम में सफल युवक का कवि बन जाना। समायोजन, क्षतिपूर्ति। तो बोलिए इसका सही जवाब रक्षा युक्ति कौन सी नहीं है? मैंने बोला ना, ओड वन वुड बी द आंसर। ये रक्षा युक्ति है, रक्षा युक्ति, रक्षा युक्ति। समायोजन तो अपने आप में सभी रक्षा युक्तियों का सामूहिक नाम है, तो समायोजन अलग है, जो कि इसका आंसर है 48। रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति डैश मन से करता है, अचेतन, चेतन या दोनों? बताओ। शब्द आ गया ना रक्षा युक्तियां, शब्द आ गया डिफेंस मैकेनिज्म। प्रत्यक्ष विधियों को डिफेंस मैकेनिज्म नहीं बोलेंगे, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, किसी ने लिखा होगा, पर आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष विधियां, प्रत्यक्ष उपाय रक्षा युक्तियां नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां हैं। और अप्रत्यक्ष जो भी है वो अचेतन की देन है, तो ओनली अचेतन आएगा, अचेतन, नॉट बोथ, याद रखना। समायोजन होता तो चेतन अचेतन दोनों आ जाता, क्योंकि समायोजन में प्रत्यक्ष उपाय भी है, अप्रत्यक्ष भी है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म शब्द है तो ओनली अचेतन। क्लियर सबको? ओके, चलो आगे। अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम डैश होते हैं, आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। लर्निंग डिसेबल बच्चे, लर्निंग डिसेबल, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स गड़बड़ हो गए ना, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, दिखता कुछ है पढ़ता कुछ है,
तो आक्रामक संगठित संगत हो जरूरी नहीं है, पर अचीवमेंट कम होगा उनका, निष्पादन बेहतर नहीं होगा, तो निम्न उपलब्धि वाले आंसर होगा। नेक्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त? सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। संवर्धन, त्वरण, गतिवर्धन, प्रतियोगिताएं, कंपटीशन या उपचारात्मक शिक्षण। तो देखो यहां भी ध्यान दें, संवर्धन एक्सेलरेशन है, तेज गति से पढ़ाओ, बहुत ज्यादा पढ़ा दो। त्वरण वही गतिवर्धन है, एक साथ आगे क्लासेस दे दो, कंपटीशन कराएं। तो ये तीनों बातें तो साहब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हैं, ये तीनों तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हैं, ध्यान रखना। उपचारात्मक शिक्षण इनका उपाय है। सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि ये तीनों तो प्रतिभाशाली के लिए हैं, इसलिए धीमी गति, स्लो लर्नर, मंद बुद्धि के लिए सही आंसर हो गया उपचारात्मक शिक्षण। क्या हो गया? उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया या फिर डिस्कैल्कुलिया। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, एलडीज हैं। अभी मैं एलडीज पे भी कुछ और बहुत से प्रश्न आपके लिए लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनकी बात करेंगे हम। तो ध्यान रखना, डिसलेक्सिया पठन विकार है। क्या है? पठन विकार है, जिसमें क्या होता है, अक्सर नाचते हुए दिखते हैं, नीचे की मात्रा ऊपर दिखती है, ऊपर की नीचे दिखती है, आगे वाला पीछे दिखता है, 100 को वोज पड़ता है, तो मामला गड़बड़ हो गया ना, 6 9 दिखते हैं। ये डिसलेक्सिया है। ये क्या है? डिसलेक्सिया। ध्यान रखने वाली बात है, डिस्फेजिया भाषा से संबंधित है, भाषा को सही तरीके से नहीं पढ़ सकता। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन है, गणित संबंधी विकार है। डिस्पेक्सिया क्या है? कई बार आप ऐसा भी पढ़ते हो ना कि वह कौन सा अधिगम विकार है या अधिगम निर्योग्यता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें लिखना, पढ़ना और गणना करना सब शामिल है। तो दरअसल इसका जवाब होगा डिस्पेक्सिया, क्योंकि डिस्पेक्सिया में क्या होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। डिस्पेक्सिया एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें मोटर स्किल, मतलब दिमाग का नियंत्रण नहीं है सब उसके हाथों पे, पांवों पे। ये पांव बढ़ाना चाह रहा है तो फिर ये निकलता है। डांस करते हैं कई बार आप ऐसे, तो डांस कर रहे हो तो इस पांव को आपको ऐसे करना था लेकिन जा रहा है ये, तो नियंत्रण ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो गतिक कौशल, मोटर स्किल्स जिसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो है डिस्पेक्सिया। और लिखना, पढ़ना, गणना करना, ये सब भी मोटर स्किल्स में शामिल होते हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न आ जाए, लिखना, पढ़ना, गणना करना सब जिसमें शामिल है वो डिस्पेक्सिया है। और मेनली डिस्पेक्सिया में मोटर स्किल्स सही नहीं होते, बाधित हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग का कंट्रोल कम रहता है, जिसको बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ब्रेन का बॉडी पर नियंत्रण सही नहीं होता, वो होता है डिस्पेक्सिया। 52, हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? मंदबुद्धि बालकों को या पिछड़े बालकों को या सामान्य बालकों को या प्रखर बुद्धि बालकों को? तो मतलब नहीं है बच्चे, दो सही जवाब है मंदबुद्धि बालकों को। आप बोलेंगे साहब कहीं पिछड़ा बालक, बिल्कुल पिछड़ा बालक कर दिया था कभी किसी एग्जाम में, पर वो गलत है। आपको पता ना पिछड़ा बालक कौन होता है? पिछड़ा बालक तो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो पिछड़ गया, पढ़ाई में पिछड़ा है तो पिछड़ा है ना। अब ये नहीं कह सकते कि पिछड़े बालक का आईक्यू लेवल कम होता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि मंदबुद्धि बालक का आईक्यू लेवल कम होता है। और मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं? मंदबुद्धि बालक वो होते हैं जिनमें अमूर्त चिंतन की या मौलिकता की कमी होती है, अभाव होता है। तो मंदबुद्धि बालकों को मूर्त रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल दी जानी चाहिए, मूर्त रूप से। और मूर्त रूप से का मतलब हाथ के कौशल, हाथ के काम जो सामने हैं उसी के द्वारा उनको आप समझाइए, बताइए, सिखाइए। तो हस्तशिल्प और क्या है? हैंडीक्राफ्ट और क्या है? हाथ के काम है, सामने जो दिख रहा है उसको करिए। तो मंदबुद्धि बालक इसका राइट आंसर होगा। आज का आखिरी सवाल, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। समावेश, इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब सबको शामिल करेंगे हम। ओके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, तो कक्ष में उनको शामिल करेंगे साहब, क्या दिक्कत है? सर्वाधिक समय करेंगे कि पूरे समय करेंगे कि थोड़े समय के लिए करेंगे कि किसी भी समय नहीं करेंगे? सर्वाधिक समय और पूरे समय में ज्यादा बेहतर कौन सा होता है? पूरा समय। तो राइट आंसर है पूरा समय। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहे, कल फिर आपके लिए मैं एक बेहतरीन चीज लेके आऊंगा, लेकिन अपना दस्तूर निभाएं, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सबको बताएं। ओके, थैंक यू, बाय।